नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और यह है ये फिल्म नहीं आसान। और ये फिल्म नहीं आसान में आज के एपिसोड में हमारे साथ फिर से हैं जावेद साहब। पिछले हफ्ते हमने उनसे की कुछ बातचीत और अब ये बातचीत आगे जारी है। उस वक्त और भी बहुत से राइटर्स जो फिल्में लिख रहे थे, जिनकी फिल्में बहुत डायरेक्टर राइटर्स भी होते थे, जिन्होंने फिल्में बहुत हिट रही होंगी। किस तरह का नजरिया था उनका आप लोगों को लेकर, एक नई टीम जो इस तरह की रेवोल्यूशनरी सोच के साथ आया? देखिए साहब, नज़रिया वजरिया में कुछ होता नहीं। यहाँ पिक्चर का रिजल्ट क्या है वो होता है, समझे आप। अगर आपकी पिक्चर खूब चल गई है तो आप बहुत अच्छे राइटर हैं, नहीं चली है तो आप अच्छे राइटर नहीं हैं। वो एक मिसरा है मेरे दादा की किसी गज़ल का कि दो ही लम्हे ज़िंदगी में मुझ पे गुजरे हैं कठिन, एक तेरे आने से पहले एक तेरे जाने के बाद। तो सक्सेस के बारे में फिल्म इंडस्ट्री में आप ये कह सकते हैं। जी, ये उस वक्त जंजीर का ही किस्सा है शायद, मैं जितना मेरे को सुनने में आता है कि लोगों ने कहा कि स्क्रिप्ट में माँ नहीं है, ये नहीं, इसी फिल्म का है क्या? ये ऐसा एक सोच हुआ करती थी उस जमाने में? बड़ी नहीं, इस पे तो माँ का प्रॉब्लम नहीं था, इसमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थे। प्रॉब्लम ये था कि इसमें हीरो गाना नहीं गाता। ये वो कौन सा वक्त था कि जब राजेश खन्ना की तूती बोल रही थी तो म्यूज़िक सुपर डुपर थी। उस वक्त R.D. बर्मन की और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की म्यूज़िक कितनी कामयाब होती थी, तो फिल्में गानों पे भी बहुत चलती थी और गानों का बड़ा बोलबाला था। तो उस वक्त आप एक पिक्चर बना रहे हैं जिसमें हीरो गाना नहीं गा रहा, हीरो कॉमेडी नहीं कर रहा, हीरो रोमांस नहीं कर रहा, पहले सीन से आखिरी सीन तक मुंह चौड़ाए घूम रहा है, बुरे मूड में है। तो अब लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन ये कि उस वक्त तो ये लगा था लोग, और कोई हीरो करने को तैयार नहीं था। जितने भी कैरेक्टर्स उस वक्त आपने लिखे, अक्सर लोग कहते हैं कि एक गुस्सा था, उस वक्त समाज में गुस्सा था, उस वजह से ये सारे कैरेक्टर्स जन्मे। चाहे वो फीमेल कैरेक्टर्स हों, वो भी बहुत ज़्यादा एडवांस थे। चाहे परवीन बॉबी की हम बात करें, फिल्म दीवारी थी, जी दीवार में था। सो वो समाज जो उस वक्त उतना ज़्यादा एडवांस भी नहीं हुआ था, ये कैरेक्टर्स या ये सोच आपके आसपास से ही आपने देखी, जो भी कैरेक्टर्स आपके फिल्मों में थे, या ये टोटली फिक्शनल कैरेक्टर थे? कुछ आप देखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ फिल्में देखते हैं, कुछ तरह तरह के एक्सपोजर्स आपको होते हैं। अब ये परवीन बाबी का कैरेक्टर, उस ज़माने में इस तरह के कैरेक्टर नहीं आते थे। ये कॉल गर्ल है, अच्छा, फिर हीरो हीरोइन जिनकी शादी नहीं हुई है, लिव इन रिलेशनशिप, उनमें लिव इन रिलेशनशिप सिर्फ थोड़ी देर के लिए हो सकती थी, बशर्ते कि बारिश बहुत तेज़ी से हो रही हो, वरना नहीं होती। जैसे ही बारिश बंद हुई तो लिव इन रिलेशनशिप बंद हो जाती थी। ये किया आज मामूली बात लगती है, लेकिन उस वक्त तो हिम्मत की बात थी। इवन त्रिशूल में जो बच्चा है जो पैदा होता है त्रिशूल में, उसकी भी माँ बाप की, जो संजीव कुमार और वहीदा रहमान ने रोल किया था, लिव इन रिलेशनशिप थी। तो वो किसी मॉनसून चाइल्ड नहीं था वो जी। वरना आमतौर से उससे पहले सारे नाजायज बच्चे जो है वो बारिश की वजह से होते थे। ये अब हमने की थोड़ी कुछ रस्में, एंड इट वर्क। आज भी आप देखिए जो नए फिल्में बन रही हैं, नए फिल्में जो लड़के लड़कियां बना रहे हैं, उनमें बहुत सी ऐसी चीज़ें बातें होती हैं जिसको बहुत से लोग कहेंगे नहीं भाई ये समाज में एक्सेप्ट नहीं होगा, लेकिन हो रहा है जी। आप ये अभी इन्होंने जोया ही ने जो बनाई है मेड इन हेवन, अब इसमें होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप दिखाई गई हैं। तो मैं गया था अभी देहरादून, एक पार्टी में था, तो वहाँ सब अपने अपर मिडिल क्लास के लोग थे, हस्बैंड वाइफ, 4 6 8 कपल एक जगह बैठे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया? तो मर्दों से ज़्यादा तो औरतें जस्टिफाई कर रही थी उसे। क्या बात कर रहे हैं आप भाई, ये तो होता है दुनिया में, तो उसमें देखने में क्या हर्ज है, मानने में क्या हर्ज है? क्यों उसे आप हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप भी तो दिखाते हैं, तो ये भी है, दुनिया में है कि नहीं है? ये रवैया था। मुझे थोड़ी सी हैरत भी हुई। मैं तो समझ रहा था कि शायद हमारा समाज जो है भी इतना कंजर्वेटिव है कि इन चीज़ों को इतना खुल के नहीं मानता है, लेकिन ऐसा नहीं, दुनिया बदल गई है। उस वक्त कंजर्वेशन का कोई किस्सा आपको याद है जो आपने अपना एक बोल्ड सीन या कोई बोल्ड स्टेप किसी भी बारे में फिल्म में आपने लिया और डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने कहा कि नहीं ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा दिखाना? मेरे ख्याल से कुछ लोगों को यही परवीन बाबी और अमिताभ का जो रिश्ता था वो भी स्क्रिप्ट के लेवल पे ज़रा खटका था। तो हमने उनको तसल्ली दे दी कि भैया ये कोई हीरोइन थोड़ी है, तुम फिक्र ना करो, हीरोइन तो निरूपा जी है, वो तो पैरागॉन ऑफ वर्च्यू है, माँ है ना हीरोइन, ये तो एक साइड रोल है, उसमें आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है। हो सकता है कि अगर यही कहानी हम बना रहे होते कि एक आदमी और औरत है इस तरह मिलते तो ज़्यादा इतराज़ होता, तो उसमें थोड़ा सा हम ये बहाना करके कि ये सब प्लॉट है निकल गए।
मैं सलीम साहब का इंटरव्यू देख रहा था, अबरार साहब को उन्होंने कहा कि एक दिन राइटर जो है ज्यादा कमाएंगे हीरो से, कम बराबर कमाएंगे। जी जी। और मेरे ख्याल में वो फिल्म थी दोस्ताना, जिसमें 12.5 लाख रुपए का एक शायद अमाउंट आप लोगों को मिला था। मुझे ध्यान नहीं उसका। जी, जब एक इज्जत वाला अमाउंट आपको एक दिया गया जो आपको कहा एक राइटर का हक तो है, हमने उतना उस दिन मिलना से लेना शुरू कर दिया जिस दिन 2 लाख लिए थे, वही जो है वो अनबिलीवेबल था। 5 लाख लिए, 7.5 लाख लिए, 10 लाख लिए। उस जमाने में ये तो अमाउंट अनबिलीवेबल थे। अब तो आजकल तो एक दिन की शूटिंग में इससे ज़्यादा खर्च होता है, लेकिन उस वक्त तो ये आपको मालूम है कि सबसे पहले 1 लाख किसने फिल्म इंडस्ट्री में लिया है? नहीं, राइटिंग के लिए नहीं, एक्टिंग के लिए। अच्छा, एक्टिंग के लिए। मतलब जो फर्स्ट पर्सन हु हैज चार्ज 1 लाख फॉर वन फिल्म वाज नॉट दिलीप कुमार और राज कपूर और देवानंद और अशोक कुमार, सुरैया। क्या बात। तो जब उन्होंने 1 लाख लिया था पिक्चर के लिए, अभी तो आपको असिस्टेंट नहीं मिलेगा 1 लाख में तो फिल्म इंडस्ट्री में बताते हैं, मेरे सामने की तो बात नहीं है, जब मैं आया था तो जो बुजुर्ग लोग थे उस वक्त 60s में, वो बताते कि फिल्म इंडस्ट्री में हंगामा हो गया कि अब ये फिल्में बनना बंद हो जाएगी। अरे भैया, अगर स्टार जो 1 लाख रुपए ले लेगा एक पिक्चर का, वो पिक्चर कैसे बनेगी? जी। तो फिल्म इंडस्ट्री ने उसे भी झेल लिया। और अब ये भी था कि जब आप 10 लाख और 12 लाख इतनी बड़ी प्राइस थी, जो सुपर स्टार्स होते थे वो 12 लाख 10 लाख लेते थे, राजेश खन्ना वगैरह यही प्राइस लिया उन्होंने, 12 लाख 13 लाख। तो लगता है यार ये प्राइसेस कैसे अब बनेंगी फिल्में, यार इतना तो वही ले लेते हैं। आज 13 करोड़ भी ले ले तो कोई फर्क नहीं पड़ना, 20-40 हाँ करोड़। ठीक है। तो ये अच्छी बात है, इसके मतलब हमारी इकॉनमी और हमारी खुशहाली आगे बढ़ रही है, हमारा मार्केट बड़ी हो रही है, अच्छी बात। उस वक्त कौन सी एक ऐसी मुश्किल जो इंडस्ट्री में आपको ज्यादा झेलनी पड़ी, या जिसका सामना या जो संघर्ष? यही था, जो है जो क्रेडिट है, जो प्राइस है, वो अपहिल टास्क था उस वक्त, और वो बड़ी मुश्किल से धीरे 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 और लोगों ने रिजेंट किया। मतलब कमाल की क्या बात है कि होता क्या है कि जब कोई लैंडलेस लेबरर जो है ज़मींदार से कहे कि भाई जो आप शाम को मुझे 100 रुपया देते हैं कम है, मुझे तो 300 रुपये से कम नहीं लूँगा, मैं सुबह से धूप में काम करता हूँ, तो कहेगा ना बड़ा बदतमीज़ आदमी है। तो वही हमारे साथ हो गया था। हम बदतमीज़ इसलिए थे कि अपना हक मांग रहे थे, हम बदतमीज़ इसलिए थे कि हम कम में काम करने को तैयार नहीं थे, या उन शराइत पे काम करने को तैयार, हम इंटरफेरेंस नहीं बर्दाश्त करते थे। और देखो भाई, हमारी स्क्रिप्ट है, तुम्हें नहीं पसंद है मत लो, तुम्हें कुछ एतराज़ है तुम हम बताओ, बैठ के बात कर लेते हैं, चेंज करना कर देंगे। लेकिन एक बार जब हो गई फाइनल तो तुम सेट पे अपनी मर्जी जो चाहो चेंज करो, वो नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तुमको कोई लाइन काटनी है, हमारी तरफ से इजाजत काट दो, जो लाइन काटनी हो, बढ़ाना नहीं। क्या बात। तो ये सब बातें उन्हें बुरी लगती थी। उनको तो आदत थी मनमानी की, लोगों को जो चाहे करे, राइटर क्या है, मुंशी। तो जब राइटर इस कंडीशन के साथ आपके साथ काम करें तो आप ईगो को ठेस पहुंचती थी, और वो लोगों को नहीं पसंद था। हमारे क्या, बड़े बददिमाग लोग हैं यार, बदतमीज हैं। लेकिन लिरिसिस्ट के खांचे में ढलने में क्या मुश्किल हुई आपको? नहीं, क्योंकि मैंने जितना पढ़ा है सुना है कि जब यश जी ने आपको बोला तो आप थोड़ा सा अप्रीहेंसिव थे। नहीं, मैं अप्रीहेंसिव इसलिए था कि एक तो मैं आई वॉज अ क्लॉसेट पोएट, तब तक मैं शायरी भी बाहर अपनी नहीं सुनाता था। यही 4-6 लोग थे जिन लोगों को मैं सुनाता था। डॉक्टर हरिवंश शाह बच्चन, उन्हें ज़रूर सुनाता था जाके, जो भी लिखता था, तो फिर वो अपनी राय भी देते थे हमें। और उसके बाद डॉक्टर राही, उनको सुनाता था। डॉक्टर राही मासूम रज़ा बहुत काबिल आदमी थे, वो तो उनको सुनाता था। यश जी को सुनाता था। तो ऐसे 1-2 लोग और शायद कोई होंगे जिन सुनाता था। ये 4-5-6 लोग थे। तो अब यश जी को चूंकि पता था कि मैं लिखता हूँ, तो आ गया कहने भाई अब कहाँ तो मैंने छपाया नहीं हो, कहाँ आप मुझसे कहें फिल्म में गाना लिख दो। तो मेरे लिए कह दिया, फिर मैं पार्टनरशिप में भी था, तो वो भी मेरे लिए एक ज़रा सा ऑकवर्ड सी बात थी। तो मैंने सलीम साहब से बात की, उनका आपका दिल चाह रहा है लिख लीजिए, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो फिर हमने लिख लिया। अब वो जब लिखा तो वो इट वॉज अ ग्रेट प्लेजर, वो काफ़ी मज़ा आया। तो फिर सिलसिला ही शुरू हो गया। फिर से मैं नजरिए की बात करूंगा, जो और लिरिसिस्ट थे उस वक्त, कि जावेद साहब तो अब गाने लिखने लगे, ये इस पे कोई नजरिया किसी का? नहीं, मुझे तो बख्शी साहब थे, वो हमेशा कहते थे, जब मैंने बख्शी साहब को अपनी एक आध पोएम सुनाई
कहले भाई आप तो कितना अच्छा लिखते हैं, आप फिल्मी गाने लिखिए, आप गाने क्यों नहीं लिखते? तो ऐसी बात हो गई, मुझे तो ध्यान में भी नहीं था। फिर काफ़ी दिनों बाद फिर ये जब पिक्चर आई अपना 1942 और ये सब लव स्टोरी और सुपर हिट है, तो मुझे एक पार्टी शादी में मिले रहते थे। कहले भाई मैंने इसलिए थोड़ी कहा था कि आप फिल्मी गाने लिखिए कि इस तरह के लिखिए, आप और इतने लिखिए। तो बहुत अब लोग हंसे उस बात पे। कहले भाई मैंने कहा था ज़रूर, इसका ये मतलब थोड़ी था कि आप इतने गाने लिखे हो, इतने अच्छे गाने लिखा करें। फिल्मों का जिक्र चल रहा है, बहुत सारी फिल्में जो लिखी हैं जावेद सलीम जावेद की जोड़ी ने, वो फिल्मों को भुलाया नहीं जा सकता, उन फिल्मों को भुलाया नहीं जा सकता। कल्ट और क्लासिक का उनको दर्जा हासिल है। तो इसीलिए ब्रेक में ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आऊंगा और जो बाकी फिल्में उनके बारे में भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये है फिल्म नहीं आसान और हम बात कर रहे हैं जावेद अख्तर साहब से। दो फिल्मों का मैं नाम ना लूं तो एक तो शोले जी, और उससे आगे मैं फिर चलूंगा, सिपीस आपकी फिल्म थी शान। शोले सुपर डुपर हिट फिल्म थी। अक्सर लोग बात करते कि यार देखिए सांभा का सिर्फ एक डायलॉग था पूरे 50,000, और सिर्फ कैमरा से आप उसको स्टैब्लिश करते हैं कि जब भी ये पूछता है रे सांभा, कैमरा ऊपर जाता है, और आपको जब बाहर निकलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि सांभा का भी कैरेक्टर मेरे ख्याल में किसी और बाकी कैरेक्टर से कम नहीं था। स्क्रीन प्ले, ये सोच, ये समझ, हर एक सीन मास्टरपीस है, हर एक डायलॉग मास्टरपीस है। वो जादू क्या था? अच्छी टीम का जादू था? हाँ, यकीनन अच्छी टीम का ही जादू रहा होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ चीज़ें सही बैठ जाती हैं बिल्कुल। अब बहुत सारी दुनिया में बिल्डिंगें बनी, एक बिल्डिंग बनी ताजमहल, सही बैठ गई हर चीज़ उसमें। ऐसे उसी बादशाह ने भी और बहुत सी बिल्डिंगें बनाई, तो सब ताजमहल तो नहीं बन गई ना। तो एक होता है कभी सही हो जाता है कुछ। ये वो फिल्म है जिसमें बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल सही बैठ गई। एक तो इस कहानी का कैनवस ऐसा था कि इसमें कैरेक्टर्स की वैरायटी कमाल की है। बेसिक कहानी तो सलीम साहब की, ये एक स्टोरी लाइन थी उनकी जो कि जाहिर है कि इतनी इम्प्रेसिव थी कि वो सोचा कि यही बनाए, जबकि इसके मुकाबले में कंप्लीट स्क्रिप्ट भी मौजूद थी। जीपीसीपी ने कहा तो भूल जाओ, ये बनाओ। वो कौन सी थी? वो थी मजबूर की। तो उनका नहीं, वो मत बनाओ, ये बनाओ। लेकिन उसमें कुछ जान थी तब कहा ना। फिर वो कहानी पे स्क्रीन प्ले हम लोगों ने बैठ के वहाँ डेवलप किया। फिर उसके डायलॉग सही हो गए। खासतौर से गब्बर का जो कैरेक्टर है, गब्बर का तो जब डायलॉग वर्जन तैयार हो गया था तो दो आदमी थे जिन्होंने कहा था हमको तो ये रोल दे दो। हाँ, एक आदमी संजीव कुमार और दूसरे अमिताभ बच्चन जी। उनका सर ये रोल हम कर लेंगे, आप हमको दे, ये विलन का रोल है। पहले डैनी साहब करने वाले थे। हाँ, डैनी करने वाले थे। तो ये दोनों ने, मुझे अच्छी तरह याद है कब और कहाँ कहा था। फिर द्वारका जुवेचा जिनका कभी जिक्र नहीं होता, जो कैमरामैन थे उस पिक्चर के, उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये जो पिक्चर में एक विजुअल की वास्टनेस है, वो कहीं द्वारका जुवेचा का उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। शान में आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा कमी रह गई है? कमी ये है, देखिए कामयाबी की नकल कामयाबी नहीं होती है। जब शोले हमने बनाई थी तो हमने ये सोच के नहीं बनाई थी कि ये मल्टी स्टार हो जाएगी। वो तो जब बनती चली गई तो ऐसा लगा कि इसमें तो बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर आ सकते हैं और बड़ी अच्छी कास्टिंग हो सकती है इसकी। अब हम अगर ये तय करके शुरू हो कि एक मल्टी स्टार बनाते हैं और बड़े पैमाने पर पिक्चर बनाते हैं और उसमें ये कर देंगे और इफेक्ट देंगे, वो एक दूसरा रास्ता ले लिया। मैं आपको एक और बात भी बताऊं, ये भी सच है, और ये बात आप रमेश सिप्पी साहब से और सलीम साहब से कंफर्म भी कर सकते हैं। मैंने तो इनको राय दी थी कि अब ये बन गई है, शोले हिट हो गई है, अब आप एक नया लड़का नई लड़की लेके छोटी सी रोमांटिक फिल्म बनाइए। वो नहीं माने। उसके बाद इस स्क्रिप्ट पे काम शुरू हुआ, मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया, स्क्रीन प्ले पे बैठ के काम किया। शान पे जब स्क्रीन प्ले कंप्लीट हो गया तो मैंने कहा मुझे एक मीटिंग चाहिए और जीपीसीपी साहब को भी बुलाया जाए। तो सब आए, उसमें जीपीसीपी साहब थे, सलीम साहब थे, रमेश सिप्पी थे, और रमेश सिप्पी के चीफ असिस्टेंट होते थे ठक्कर साहब, दूसरे, ये सब लोग। तो मैंने ये देखिए स्क्रीन प्ले कंप्लीट है, मुझे अभी इसके डायलॉग लिखने हैं। वो मैं लिखने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि आप इसे मत बनाइए। अच्छा, डोंट मेक दिस, ये फेक है, ये रियल नहीं है। तो लोगों ने कहा आप क्या बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये है वो है। मैंने बहुत कोशिश की सबको कहने, मगर सबको तो शोले का नशा था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसके डायलॉग लिखूंगा और पूरी मेहनत से लिखूंगा, लेकिन
this should be on the record that I am doing it under protest. ये मैं अंडर प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, ये कभी पूछिएगा रमेश सिप्पी से। तो वो जिस तरह से किया गया था वो एंगल गलत था। अब आप शोले जैसे को शहर में ले आओ, ऐसा लगता। जी 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 जी। फरहान और ज़ोया दोनों ही डायरेक्टर्स हैं, लिखते भी हैं दोनों। आप उनके स्क्रीन प्ले, उनकी स्टोरी, उनकी स्क्रिप्ट सेंस आप किस तरह से मापते हैं? मुझे सबसे पहले तो ये बात पसंद है जो फरहान की पहली पिक्चर थी, दिल चाहता है, उसे देखिए, या ज़ोया की जो आखिरी पिक्चर है उसे देखिए, या पहली देख लीजिए। ये आवाज़ है, गूंज नहीं है। आमतौर से क्या होता है कि अगर बाप ने कुछ सक्सेसफुल काम किया है तो बच्चे जो हैं वो कम से कम शुरू में वैसा काम करने की कोशिश करते हैं। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि उनके काम पे मेरी कोई परछाई नहीं। वो उनका अपना रंग है, अपना अंदाज है, टोटली ओरिजिनल है। इन बच्चों ने जब फिल्में बनाई तो इनकी फिल्में अपने बाप की फिल्मों से बिल्कुल अलग हैं, और ऐसा ही होना चाहिए, बजाय इसके कि हम अपने बड़ों से इतने इम्प्रेस हो जाएं कि उन जैसे बनने की कोशिश करें, उनसे बेहतर बने। कोई ऐसी चीज़ जो आप उनको बोलना चाहें कि क्रिटिसिज्म अगर आप कहें दोनों का, बतौर एक्टर और डायरेक्टर, बतौर डायरेक्टर एंड राइटर? क्रिटिसिज्म तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं अभी इनकी बनाई हुई लार्जर देन लाइफ जो फिल्में होती है वो देखना चाहता हूँ। वो भी एक जॉनर है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो सिम्बा चलती है, सिम्बा भी चलती है। नहीं, वो मेरा मतलब नहीं है, ऐसा तो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे बच्चे ऐसा करें। बात कर लेते हैं शोले, दीवार, शान, वो भी लार्जर देन लाइफ सिनेमा। तो अब खैर उससे बहुत बेहतर बन सकती हैं, अभी तो कहाँ चली गई दुनिया। तो एक मैग्नम ओपस जिसे कहते हैं, ये मैं चाहता हूँ कि बना के दिखाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, इतना वक्त देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर।